तो देखिए आज जो क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं में जो दूसरी प्रश्नावली है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जो पहली एक्सरसाइज थी उसके बारे में पढ़ा, ठीक है ना। वहां पर क्या था, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ या किसी संख्या की घात अगर n है तो वो 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। और उसके बाद अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, दूसरी जो प्रश्नावली है, उसमें क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि परमेय संख्या न होकर ये अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिएगा मान के चले क्या दिया हुआ, √5 के लिए दिया हुआ, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमें पहले क्या करना है, एज्यूम करना है, ये मानना है कि माना ये अपरिमेय, सीधे अब ये तो बोल रही है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, तो हमें डायरेक्टली ये ना लिख के कि हाँ ये अपरिमेय है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए पहले एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब ये मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो मान के चलिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये मानना है। जबकि इससे बनना तो क्या है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, ठीक है ना। अब देखिएगा परिमेय संख्या हमने इसे मान लिया, तो इसका मतलब है परिमेय जैसे गुण इसमें होने चाहिए। तो देखिएगा मान के चलिए, माना √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। अगर परिमेय है तो P/Q के रूप में तो होगा भाई, P/Q का मतलब हर और अंश के रूप में, ठीक है, लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है जहां Q क्या है, Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, Q बराबर नहीं है 0। एक और कंडीशन मैंने बताई थी, तथा P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो देखिएगा ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हैं, अगर परिमेय संख्या हमने एज्यूम किया है, हमने ये माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो पहली कंडीशन, इसका मतलब एक एक करके जांच करना है कि देखिएगा परिमेय अगर होगा तो क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। दूसरी कंडीशन, ऐसा होने के बाद अगर ये भी आपको मिल रहा है, दूसरा क्या होना चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो दूसरा देखिएगा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ तीसरा क्या होना चाहिए, Q बराबर नहीं है किसके, Q डज नॉट इक्वल 0। और चौथा क्या है कि P और Q के क्या होने चाहिए, जो P और Q है उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है ना। ये चार चीजें अगर मिल जाती हैं √5 में, अगर ये चार चीजें मिल जाती हैं तो ये परिमेय बन जाएगा। क्या बनेगा, लेकिन अगर इन चारों में से कोई सी भी एक अगर नहीं मिलता है, ठीक है ना, नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है क्या है, ठीक है ना। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपके भी कुछ गुण हैं, तो ये परिमेय संख्याओं के गुण हैं, ठीक है ना। आपके भी गुण हैं, नहीं है, क्या गुण है, स्टूडेंट है तो यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, बैग लेके आए हैं, बैग में क्या लाए हैं, पत्थर, बुक्स, कॉपीज वगैरह है ना, पेन भी होगी, तो ये आपके क्या हो गए, गुण हो गए। ऐसे तो नहीं आ रखे, पर आपने जैसे आ रखे, नहीं आ रखे ना,
तो इसका मतलब है इनके ये जो 4 गुण हैं तो यही एक एक करके यहाँ जांच करनी हमें, ठीक है ना जी। तो अब देखिएगा पहली कंडीशन में पहला गुण क्या बोल रहा है, p बटे q के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, तो वही चेक करना है। p बटे q बराबर √5 के लिए लिख रहे हैं, तो √5 है तो p बटे q का मतलब हर और अंश क्या होना चाहिए, हर और अंश होना चाहिए ना इसमें। √5 में है नहीं है, पर लिख सकते हैं इसको, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं √5 को अगर 1 से भाग दे देंगे, भाई कोई सी भी संख्या 1 से भाग देते हैं तो उतना ही रहता है, वो संख्या ही रहती है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। इसका मतलब है पहली कंडीशन तो क्या हो गई, पास हो गई भाई कि p बटे q के रूप में है ये, है ना जी। उसके साथ दूसरा ये बोल रहा p और q क्या होने चाहिए, अब जब p और q के रूप में तो ये है ही ना जी। अब दूसरा है कि भाई पूर्णांक होने चाहिए। अब हमने देखा एक तो है पूर्णांक √5 है, वो तो नहीं है पूर्णांक। पूर्णांक तो हमने क्या पढ़े, जो क्या है पूर्ण संख्याएं हैं और उनके ऋणात्मक। पूर्ण संख्याएं का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ना अनंत तक, और उनके ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। √ तो नहीं आया, वहां नहीं आया, तो ये तो पूर्णांक है, लेकिन √5 पूर्णांक नहीं है। लेकिन पूर्णांक नहीं है पर हम इसको बना सकते हैं, पूर्णांक बना सकते हैं। इसीलिए हमने अज्यूम किया पहले कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता बन जाए परिमेय संख्या, अपरिमेय ना हो, ठीक है ना। तो पूर्णांक बनाने के लिए यहाँ वर्ग है या वर्गमूल है, तो वर्गमूल को हटा सकते हैं। वर्गमूल को कैसे हटाएंगे, जब यहाँ वर्ग कर देंगे। यहाँ वर्ग करने का मतलब है कि यहाँ भी वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, वर्ग। अब ध्यान देना, वर्ग क्यों कर रहे हैं, पूर्णांक बनाने के लिए। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, p बटे q और इसका पूरे का वर्ग बराबर यहाँ √5 बटे 1 और इस पूरे का वर्ग। अब वर्ग हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ वर्ग होगा तो दोनों तो अलग अलग है ना, हर और अंश है, तो वर्ग अलग अलग हो जाएगा। p का अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगा p का वर्ग, और बटे q अलग है तो q का वर्ग बराबर। सेम यहाँ भी ऐसे। अब वर्गमूल वाले का अगर वर्ग करते हैं, वर्गमूल वाले का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, वर्गमूल हट जाता है, तो इसका मतलब कितना होगा, 5। अब बटे 1 का भी होगा वर्ग, और 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही। 1 का वर्ग का मतलब 1 गुणा गए 1, तो 1 गुणा गए 1 कितना होगा, 1। अब तो पूर्णांक भी बन गया, नहीं बन गया। अब तो ये बोल रहा है कि क्या है, p बटे q के रूप में होना चाहिए था, वो तो है ही। p और q को अपूर्णांक होने चाहिए, 5 और 1 पूर्णांक हैं। तीसरी कंडीशन बोल रहा है, तीसरा ये भी हो गया भाई, पास हो गए। अब ये बोल रहा है कि q बराबर नहीं है किसके, 0। q का मतलब हर वाला 0 नहीं होना चाहिए। कहाँ है 0, तो नहीं है, वो तो वो 1 है, 0 नहीं है वो। उसके बाद अब चौथा आता है कि चौथे के लिए है p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए, तो गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मान निकालने पड़ेंगे। p का p बराबर या q बराबर, अभी तो नहीं है p बराबर, ये p बटे q है, तो देखिएगा इसको क्या करें, वज्र गुणन करें। ये 1 यहाँ आएगा वज्र गुणे में, और 5 यहाँ चले, 5 के साथ q स्क्वायर चले जाएगा, तो p स्क्वायर के साथ 1 आ जाएगा, और 5 के साथ क्या आ जाएगा, q स्क्वायर, ठीक है। अब गुणा कीजिएगा, 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये तो p स्क्वायर ही रहेगा, या बराबर यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये 5q स्क्वायर होगा। अब ये p बराबर है, क्या है, p बराबर है, तो हम मैं कहीं पर कहूं कि x बराबर 10 है, x बराबर 10 है, तो x का मान कितना है, 10 ही तो है, नहीं है। x बराबर 10 लिखा तो इसका मान, x का मान कितना है, अब इसका मैंने यहाँ पर लिखा p स्क्वायर बराबर कितना है, 5q स्क्वायर है। अब मैं कहूं p स्क्वायर का मान कितना है, तो क्या बोलोगे, 5q स्क्वायर है ना इसका मान, या मैंने यहाँ पर लिखा था x बराबर 10। अब देखिएगा x बराबर 10 है तो x का मान 10 है। अब मैं कहूं x क्या, x 10 से विभाजित होगा,
x जो है 10 से विभाजित होगा, x का मान 10 है, x का मान तो 10 है, मैंने कहा 10 से विभाजित होगा, इसका मतलब है कि वो 10 से विभाजित होगा क्योंकि x का मान 10 है। तो 10 को 10 से विभाजित करेंगे तो शेषफल तो 0 ही आएगा। तो यहां पर भी वही स्थिति है कि देखिएगा कि क्या है कि जो p स्क्वायर बराबर इतना इसका मान है, तो इसका बोलने का मतलब है कि जो p स्क्वायर होगा, p स्क्वायर किससे 5 से विभाजित होगा, इससे क्या होगा भाई विभाजित होगा, क्योंकि 5 और q स्क्वायर है ना, 5 तो है ही, माना q अगर 1 भी है, q अगर क्या है 1 भी है तो 1 का वर्ग 1 होगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आ रहा है, तो p स्क्वायर का मान क्या हो गया 5 हो गया। अब p स्क्वायर का मान 5 हो गया, इसका मतलब 5 से क्या होगा भाई, ठीक है 5 से विभाजित होगा, ये क्या लिखा। अब जो विभाजित हो रहा है, जो विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब उसका गुणनखंड होगा वो। मैं कहूं मैंने लिखा 6 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की मैं बात करूं तो 2 गुणा 3 होगा, तो अगर हम 2 का भाग अगर 6 में देंगे तो पूर्ण तो विभाजित होगा, 3 से भाग देंगे तो होगा, या मैं कहूं 6 से भी देंगे तो होगा, उसके गुणनखंड है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहीं पर अगर विभाजित हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि वो उसका गुणनखंड है, वो उसका क्या है। यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित होने का अर्थ क्या हो गया कि ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है, और भी हो सकते हैं पर 5 है, यहाँ तक कंफर्म है, आगे बढ़े ओके। तो देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया कि 5 t का एक गुणनखंड है, इसका एक क्या है गुणनखंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, पीछे देखिएगा क्या आया था यहाँ पर एक और कंडीशन कि p स्क्वायर बराबर इतना है ना, p स्क्वायर बराबर कितना है, माना ये समीकरण 1 में से लिख देता हूँ, p स्क्वायर बराबर कितना है 5q स्क्वायर या 5q स्क्वायर। तो देखिएगा इसके बाद यहां पर क्या लेना आपने, पुनः माना p बराबर 5m, मान के चले क्या है p बराबर 5m, हमारे पास था p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ऐसा था ना, ऐसा था। अब देखिएगा 5 तो इसका क्या आ गया गुणनखंड आ गया, 5 इसका क्या आ गया गुणनखंड आ गया। तो गुणनखंड आने के बाद हमें इस p को अब बदलना है। अब जो m है, m क्या है, कोई पूर्णांक है, मान के चलिए क्या है, कोई पूर्णांक है, m क्या है कोई पूर्णांक है, तो इसका मतलब है m की जगह पर 1 भी हो सकता है भाई। p बराबर 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो उसका गुणनखंड है, ठीक है ना, उसका एक गुणनखंड है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि p बराबर कितना लेना है 5m, 5a ले लो, 5b ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं, जो आप यहाँ पर इसके साथ अचर लेंगे, सॉरी चर पद लेंगे, वो कोई सा भी ले सकते हैं। m n p और q नहीं लेने हैं, वो हमने लिए हैं, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ और x ले लो, y ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यही मान यहाँ पर रखना है, समीकरण 1 था ना पीछे जो मैंने वहां लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है p स्क्वायर, क्या है p स्क्वायर। अब p का मान कितना है 5m, तो इसका मतलब यहां पर आएगा 5m, और यहां है p स्क्वायर मतलब 5m का स्क्वायर। अब बराबर में कितना है 5q स्क्वायर है ना। अब यहां देखिएगा 5 का वर्ग कितना होगा 25 और m का m वर्ग, भाई दोनों हैं तो 5 का तो 25 हो गया, m का क्या हो गया m वर्ग बराबर 5 और q स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ जो 5 है, अब हमें पहले हमने p का मान निकाला था ना, p बराबर निकाला था, अब ये सारी चीजें हम q के मान के लिए कर रहे हैं, q का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। तो देखिएगा q का मान निकालने के लिए ये जो 5 है यहाँ, इसे हटाना है, तो ये इसके साथ ये गुणे में है। अब गुणे में है तो ये कहाँ आएगा, इसके साथ भाग में, राइट साइड में है तो लेफ्ट में कहाँ आएगा, भाग में आएगा। भाग में आने का मतलब है 25m स्क्वायर बराबर क्या आएगा q स्क्वायर, और ये 5 इसके भाग में, ठीक है। तो देखिए अब देखिए 5 कम 5 5 25,
ये फिर क्या बच गया यहाँ पर 5m² बराबर q²। बचा? या हम कहें ये इसके बराबर है, या हम कहें इसके बराबर ये, तो या हम इसको क्या लिख सकते हैं कि q² किसके बराबर 5। अब ये भी कुछ इसी तरीके से बन गया है जैसे ये बना था, तो यहाँ q² बराबर आ गया। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसा आया था तो हमने लिखा था कि p² इससे क्या होगा, विभाजित होगा। अब विभाजित होगा तो इसका मतलब 5 उसका क्या होगा, 5 ये वाला जो 5 है इसका एक गुणनखंड होगा। और यहाँ पर भी 5 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या होगा, 5 क्या होगा, 5 q का भी एक गुणनखंड होगा, होगा ना। तो 5 क्या आ रहा है, जो 5 आ रहा है वो p का भी गुणनखंड है और q का भी है। अब जबकि इसकी परिभाषा क्या बोल रही है, इसकी परिभाषा बोल रही है p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, और यहाँ आ रहे हैं। अगर नहीं आते तो ये परिमेय संख्या होती। देखिए 1, 2 और 3 कंडीशन तो प्रूफ हो गई, सिद्ध हो गई थी, यहाँ तीनों तो सही मिल गई हमें। लेकिन चौथी वाली के लिए हमने देखा p और q के हमने सेपरेट मान निकाले। उनके मान निकालने के बाद हमने ये देखा कि 5 जो है वो p का भी गुणनखंड आ रहा है और किसका आ रहा है, q का भी आ रहा है। ठीक है ना, q का भी आ रहा है, जबकि इसके अनुसार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसका मतलब है अगर नहीं होते तो परिमेय होता। तो भाई परिमेय की ये वाली स्थिति तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, सत्यापित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, तो क्या लिख सकते हैं, जो क्या है √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अब किस कारण नहीं है, हाँ वो मैंने इसको डाले ना। तो देखिए परिमेय नहीं है तो क्या होगी भाई, अपरिमेय होगी। तो क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया जी। तो इसके अनुसार आपने क्या करना है, जैसे ये किया है तो √2 को सिद्ध करना है, √3 को। ठीक है ना, ये दो आपने होम असाइनमेंट में करना है। ठीक है, ये ऐसे ही करना है। तो एक बार फिर रिवीजन देखें तो देखिएगा पहले क्या करना, पहले ये एज्यूम करना है, मतलब ये आपको ये मानना है कि मान के चले जो संख्या आपके पास दी है वो बोल रहा है कि हाँ परिमेय है, सिद्ध करो। पर आपने क्या लेना है कि ये मानना है कि ये न उसका उल्टा लेना है कि परिमेय है, वो अपरिमेय बोल रहा है ना। आपने लेना है कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो भाई इसके जो गुण हैं वो होने चाहिए उसमें, जो मैंने यहाँ लिखे एक करके 4 गुण। ठीक है ना, तो हमने वही पहले गुण के लिए क्या लिखा, p/q के रूप में होना चाहिए। √5 था, हमने कहा p/q का मतलब हर और अंश होना चाहिए, हमने बटे में क्या लिख दिया 1, क्योंकि 1 लिखने पर उसे 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरा ये बोल रहा है कि क्या कर दे, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है ना। अब पूर्णांक के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वर्ग क्यों किया, वर्ग क्यों किया। अब कई बच्चे रट्टा मारते हैं कि हाँ यहाँ पर वर्ग करना है। ये समझेगा कि वर्ग क्यों करना है कि दूसरी कंडीशन में ये क्या बोल रहा है, पूर्णांक होने चाहिए। जबकि √5 पूर्णांक दिया, उस पूर्णांक बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। क्योंकि यहाँ वर्गमूल है तो वर्गमूल वर्ग करने से हटेगा, तो वर्ग ऐसे नहीं सीखा करेंगे भाई, दोनों पक्षों का करना होगा। दोनों पक्षों का किया, फिर हमारे पास ये आया। अब तो इसमें देखिए p/q के रूप में है, पूर्णांक भी है और q वाला बराबर 0 भी नहीं है। अब चौथी कंडीशन के लिए हमने क्या किए भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए उनके मान निकाले। मान निकालने के लिए p² चाहिए, मतलब ये हटाना है यहाँ से, तो ये वर्गमूल में यहाँ चले जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, तो ये p² बराबर इतना आ गया। p² बराबर इसका मतलब उसका मान है भाई, उसका मान का मतलब है कि यहाँ 5 के रूप में है, तो 5 इसका मतलब इससे विभाजित होगा, विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, उसका 1 क्या होगा, वो 5 जो है p का एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, गुणनखंड होगा तो इसका मतलब अब तक उसके बाद ये लाइन ध्यान देनी है कि जो p का मान हमने निकाला, p बराबर क्या रखे
उसी के रूप में लिखना है जो उसका गुणनखंड है। 5 है ना, अब चाहे 3 आता है तो वहां पर आप 3m लिखेंगे। अब 2 के लिए आता है तो 2m लिखेंगे, या कुछ और आता है तो आप उतना m लिखोगे वहां पर, ठीक है ना। और उसके बाद इस जो इक्वेशन था, जो समीकरण था पीछे, उस समीकरण में रख देंगे ये जो यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर रख देंगे p की जगह पर कितना 5m, तो p स्क्वायर है तो 5m का स्क्वायर बराबर जो जितना है ये वाला, यहाँ से ये 25 हो गया, ये वज्र गुणन में यहाँ चले जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ये q स्क्वायर बराबर कितना 5m स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर का मान आ गया ना, अब 5 के ही रूप में आ रहा है, तो 5 के रूप में आने का मतलब उसका गुणनखंड है वो, ठीक है ना, गुणनखंड है। जबकि 5 क्या आ रहा है, दोनों का गुणनखंड आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, जबकि अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा, उसके अनुसार ये एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है ना, कंफर्म। ये भी आपने दोनों सॉल्व करने हैं। तो ये देखिएगा उत्तराखंड बोर्ड में ऐसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना, 3 नंबर में आता है, तो इसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, नोट कीजिए।